Hello, my dear students. Now, today we are going to continue with the chapter 7, Introduction to Microbiology. In this chapter, we are going to see how the microorganisms are useful for making the fuels. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए. नाउ विच आर द मटेरियल्स विच आर डिकम्पोज्ड एक्चुअली इन डे टू डे लाइफ. It is the organic waste like kitchen waste, leaves, waste matter of animals, dead bodies, etc., which are actually biodegradable in nature, which can be converted back into the soil. So those substances are called as organic waste. तो ये सारा का सारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट इतने लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, इनको डिकम्पोजिशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद इस धरती पे हमें पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सब तरफ पूरी तरह से गंदगी ही गंदगी मिलेगी हमको. सीवेज का पूरा गंदा पानी, हाउस होल्ड मैटर का वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट दैट इज़ किचन वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट. उसके बाद इतनी सारी चीज़ें अगर हम इमेजिन करें तो आप देखेंगे कि अगर पूरा का पूरा कचरा अगर डिकम्पोज ना किया जाए तो पूरी की पूरी धरती को विद इन अ ईयर और 2 पूरा भरने में टाइम नहीं लगेगा. हम आज इस पोजीशन पे आ गए हैं कि अगर हमने इस चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया तो आगे आने समय में शायद हम धरती को पूरी तरह से गंदा पाएंगे. और इस चीज़ को मदद हमारी करते हैं ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो इस वेस्ट को रिसाइकिल कर देते हैं और वापस धरती में मिला देते हैं. ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ देते हैं वो किसमें, दैट इज़ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं एंड ऑल्सो दे फॉर्म अमोनिया और मे बी समटाइम्स सिंपल मॉलिक्यूल्स. तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं. ओके, सो यू कैन से कि सिंपल मॉलिक्यूल्स में ये ब्रेक हो जाता है, मे बी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मीथेन. प्रोसेसेस लाइक कंपोस्टिंग है, एरोबिक डाइजेशन है, कंपोस्टिंग है कि इसको एक गड्ढा खोद के उसके अंदर कचरा भर दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है. आफ्टर सम टाइम ये जो किचन वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. एरोबिक डाइजेशन दैट इज ब्रेकिंग ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनारोबिक डाइजेशन इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन का यूज़ ना करके अगर डिकम्पोजिशन होता है तो हम उसको बोलते हैं एनारोबिक डाइजेशन. नाउ टाइप्स ऑफ फ्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड. देयर आर different types of fuels which are produced due to decomposition of the organic matter. Gaseous fuels, that is ethanol, hydrogen gas. गैशियस फ्यूल ये जो हम जितने भी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं इनको डाइजेस्ट करते हैं माइक्रोबियल एनारोबिक डिकम्पोजिशन से. दैट मीन्स ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक डिकम्पोजिशन किया जाता है एंड दैट इज़ फर्मेंटेशन एंड विच रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस. तो मीथेन गैस और गोबर गैस को गोबर गैस प्लांट में बनाया जाता है, जिसमें पूरा एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट को डाल देते हैं एंड मिथानोजेंस बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट. ये मिथानोजन बैक्टीरियाज इस पूरे के पूरे वेस्ट मैटर को फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं. उसमें से निकलती है मीथेन गैस. ये एक क्लीन गैस है जो 100% बर्न करती है और ज़्यादातर ये किसी भी तरह का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है. दैट इज़ वाई ये बहुत इम्पॉर्टेंट फ्यूल है. दूसरा आता है दैट इज़ इथेनॉल. इथेनॉल भी हम फर्मेंटेशन के थ्रू बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ में. जब शुगर इंडस्ट्रीज़ में स्पेशली शुगर बनाने के बाद जो मोलासेस बच जाता है उस मोलासेस को हम यूज़ करते हैं. उसमें फर्मेंटेशन किया जाता है, उसको सड़ाया जाता है यूजिंग ईस्ट, यूजिंग बैक्टीरियाज एंड मेनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड फर्मेंटेशन से वी गेट इथेनॉल. जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो हम इथेनॉल होता है. इथेनॉल से फिर हम और बाकी सारे प्रोडक्ट बनाते हैं. सो ईस्ट लाइक सैक्रोमाइसिस सेरेवसेई इज यूज्ड इन मेकिंग इथेनॉल. तीसरा आता है हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस जो है इट इज़ रिलीज्ड बाय द बैक्टीरियाज
and these bacteria may be the chemosynthetic bacteria or maybe the other types of bacteria, oxygen releasing bacteria. ये जो bacteria होते हैं ये photolysis करते हैं. Photolysis means breaking of the water molecule in presence of the light. Sunlight की presence में water का breakdown होता है and also it is reduced, that is releasing hydrogen. So sunlight के presence में hydrogen gas is released by breaking the water molecule in presence of the microorganisms. In short, microorganisms water का breakdown करते हैं and reduction करते हैं releasing hydrogen gas. Different chemicals are produced through microbial processes like alcohol को भी हम fuel की तरह use कर सकते हैं, acetone को भी, organic acids को, fatty acids, polysaccharide etc. which are useful as raw material for many other products. तो फ्यूल के जैसे ही कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी हैं, अदर केमिकल्स भी हैं जिनको हम आगे आने वाले समय में शायद फ्यूल्स की तरह यूज़ करेंगे या फिर उनसे हम बहुत अलग अलग तरह के नए प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं. बायोफ्यूल्स सबसे रिलायबल फ्यूल्स होते हैं. दे आर गुड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये ज़्यादा हार्म नहीं करते एनवायरनमेंट को, दैट्स वाई हम उसको बोलते हैं गुड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. दे आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी बिकॉज ये नेचर में ही अपना काम करते रहते हैं. इस तरह के जो बायोफ्यूल्स हैं सॉलिड फॉर्म में कोल, डंग, क्रॉप रेसिड्यू, इनको हम यूज़ करते हैं. लिक्विड फॉर्म में वेजिटेबल ऑयल्स, अल्कोहल्स एंड गैसियस फॉर्म में गोबर गैस एंड कोल गैस. तो ये सारे जो है दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स. कोयला हम यूज़ करते हैं, डंग, गोबर दैट इज़ काउ डंग केक्स को यूज़ किया जाता है, या क्रॉप रेसिड्यूज चूल्हे में. विलेजेस में अगर आप जाएंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में इन चीज़ों को फ्यूल के लिए के पर्पस से यूज़ किया जाता है जिससे वो खाना बनाते हैं अपने चूल्हे में. लिक्विड फॉर्म में वेजिटेबल ऑयल्स को यूज़ किया जाता है. बायोफ्यूल्स के फॉर्म में जैसे दिया जलाते हैं या फिर हम लैल्टन्स जलाते हैं, उनमें ये वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ किया जाता है. अल्कोहल इज़ ऑल्सो स्पिरिट लैम्प्स में यूज़ किया जाता है. गैसियस फॉर्म में गोबर गैस या कोल गैस को यूज़ किया जाता है जिससे हम किचन में अपना खाना पीना बना सकते हैं. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बायोफ्यूल्स. अब यू कैन सी इन दिस डायग्राम बायोफ्यूल प्रोडक्शन नेचर में अपने आप होता है. देखिए दिस इज़ द बायोमास. बायोमास का मतलब है जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट हैं दे आर एक्टिंग एज बायोमास. तो बायोमास हार्वेस्ट करके लकड़ी होती है, बनती है, और इस लकड़ी को थ्रेशिंग करके इसमें से जो निकलता है वो सेल्यूलोज होता है एंड दिस सेल्यूलोज इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज. वहाँ से हम शुगर बनाते हैं, जैसे गन्ना हो गया उससे हम शुगर बनाते हैं. शुगर से जो बच जाता है वो हम बायोफ्यूल के फॉर्म में यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन करके. सो ये बायोफ्यूल को हम यूज़ करते हैं इन ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज से, और जो CO2 इसमें से निकलता है ये CO2 वापस यूज़ हो जाता है फॉर आवर प्लांट्स फॉर डूइंग देयर फोटोसिंथेसिस in presence of the sunlight. So this is the cycle which is continuously going on without harming anything. और ये सबसे ज़्यादा reliable source है हमारा फ्यूल का जो हमेशा हमें continuously मिलता रहेगा. और ये good renewable source है, अपने आप खुद renew करता रहता है खुद को. इसमें ज़्यादा हमारे इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती है. माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल. माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लीनिंग द अर्थ सरफेस. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नेचर में प्रेजेंट है ये अपना काम खुद ही करते रहते हैं, क्लीन करते रहते हैं अर्थ को समय समय पर. जो भी गंदगी हम फैलाते हैं, नेचर जो गंदगी खुद भी कभी कभी करता है, दैट इज़ वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, सुनामीज़ हैं, अर्थक्वेक्स हैं, इनके थ्रू भी जो भी गंदगी धरती पे होती है उन सबको क्लीन करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं. चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, सीवेज हो, पॉल्यूटेंट्स हो, जो दिन पर दिन इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं, और स्पेशली ऐसे एरियाज़ में जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं लाइक इंडिया. And also in the developed countries, we will find large amount of the waste. And disposal of this waste has become a very, very difficult process in today's world. तो इनमें
हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके वी आर ट्राइंग टू डिस्पोज द गार्बेज। फर्स्ट स्टेप दैट इस गार्बेज को, जो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, इतनी बड़ी समस्या कि पहाड़ के पहाड़ बन गए हैं इस गार्बेज के। अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाते हैं, लोग इस इतने बड़े झुंड के पास में रहते हैं जिससे उनको डिजीज़ेस हो सकती हैं। गार्बेज को जलाते हैं, जो धुआं प्रोड्यूस होता है दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द लंग्स, उससे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इसका मतलब है वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल डिस्पोजिंग दिस गार्बेज। सेपरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट वेस्ट, बिकॉज अगर हम सेपरेट करते हैं तो हमारे लिए रिसाइकिल करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे ड्राई वेस्ट कैन बी रिसाइकिल्ड, लेकिन वेट वेस्ट को रिसाइकिल करना डिफ़िकल्ट होता है। उसको कंपोस्ट कर सकते हैं हम घर के पीछे ही। अगर किचन वेस्ट है, गीला वेस्ट है, वेट वेस्ट है, तो उसको ज़मीन के अंदर ही गड्ढा करके उसमें डाल सकते हैं। ड्राई वेस्ट कैन बी रिसाइकिल्ड, जैसे यू कैन से द प्लास्टिक है, पॉलीथीन बैग्स हैं जो रिसाइक्लेबल हैं, या फिर पेपर है। ये सारी की सारी चीज़ें वापस जाके रिसाइकिल हो सकती हैं। डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट कैन बी डन यूजिंग माइक्रोब्स थ्रू बायोगैस प्लांट एंड कंपोस्ट प्रोडक्शन। तो कंपोस्ट प्रोडक्शन के बारे में तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि कंपोस्टिंग करते हैं, घर पे भी करते हैं, बाहर अगर आपके पास गार्डन है तो गार्डन में हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ अर्थवॉर्म फॉर कंपोस्टिंग। एट द सेम टाइम बायोगैस प्लांट जो लगाया जाता है वो विलेज एरिया में बहुत काम आता है कि गांव में गोबर इज़ अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट, तो गांव डंग से हम लोग बायोगैस प्लांट बना सकते हैं, जिसमें और भी चीज़ें जो रोज़मर्रा का जो वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, दैट ऑल्सो कैन बी यूज्ड इन द बायोगैस प्लांट। एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज़ ईजियर कंपेयर टू अर्बन एरियाज़ इन दी रूरल एरियाज़। तो अगर हमको बहुत बड़े पैमाने पे अगर हमको गार्बेज का डिस्पोजल करना है, तो ये अर्बन एरियाज़ में, शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है कि इतने बड़े अमाउंट में कैसे इसको डिस्पोज किया जाए। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डिग्रेडेबल वेस्ट जो एक्यूमुलेट हो जाता है अर्बन एरियाज़ में, उसको डिस्पोज करने के लिए द साइट्स आर देयर विच आर कॉल्ड एज लैंड फिलिंग साइट्स। ये जो साइट्स होती हैं ये ज़्यादातर रेजिडेंशियल एरियाज से, सिटी एरिया से बहुत दूर होती हैं, एंड ऐसे रिमोट एरियाज़ में होती हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग बड़े बड़े खड्डे बना सकते हैं। बाद में उनके ऊपर कंस्ट्रक्शंस हो जाता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो उसमें बहुत बड़ा सा खड्डा खोदा जाता है। यू कैन सी हियर मॉडर्न फिलिंग लैंड साइट दिया हुआ है। सो एक बड़ा सा खड्डा इस तरह से खोदा जाता है, लार्ज पिट्स आर डग, और उसके बाद इसके ऊपर एक प्लास्टिक की लाइनिंग बिछा दी जाती है इस तरह से अंदर की तरफ, सो दैट जब इसके अंदर कचरा डाला जाएगा, जब कचरा इसके अंदर डाला जाएगा तो इसमें से पानी जो छूटता है, जब डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है तो उसमें से पानी नीचे की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जो पानी है, दिस शुड नॉट लीच आउट इन द सॉइल, ये सॉइल में नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये पॉलीथीन बैग जो है ये यहाँ पे डाल दी जाती है। दिस इज़ द पॉलीथीन बैग। तो ये पॉलीथीन बैग को यहाँ पे नीचे डाल दिया जाता है सो दैट वी कैन प्रिवेंट द लीचिंग ऑफ द टॉक्सिक एंड हार्मफुल मटेरियल, बिकॉज इसमें बैटरीज भी होंगे, सेल्स होंगे, हार्मफुल केमिकल्स होंगे, मेटल होगा, जितनी भी चीज़ें हम पॉलीथीन बैग्स होंगे जिसमें से जो गंदगी है वो धीरे धीरे लीच आउट हो जाएगी। लीचिंग का मतलब ये सॉइल में जाना शुरू हो जाएगी, जिससे जो ग्राउंड वाटर लेवल है, जो नीचे पानी है यहाँ पे, दिस ग्राउंड वाटर लेवल दिस विल बिकम डर्टी। इस वजह से ये मॉनिटर किया जाता है कि ये ग्राउंड लेवल में ना जा पाए, तो इसलिए ये पॉलीथीन बैग ऊपर से बिछा दिया जाता है ताकि कचरे में से लीचिंग इफेक्ट को अवॉइड कर दिया जाए। एंड इस वेस्ट को कंप्रेस किया जाता है इस पिट के अंदर, और फिर इसके ऊपर से एक और लाइनिंग बिछा दी जाती है ऑफ द सॉइल, इसको कवर कर दिया जाता है ऊपर से पूरी तरह से। सॉइल होता है, सॉ डस्ट होती है, लीफ होते हैं, जो भी हैं चीज़ें, उस सब से उसको यहाँ पे बंद कर दिया जाता है, कम्प्लीटली बंद कर दिया जाता है इसको। एंड धीरे धीरे आफ्टर 6-7 मंथ्स या 1 साल के बाद ये पूरा का पूरा मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरा का पूरा जो गार्बेज है ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन डिकम्पोजिशन के दौरान यहाँ पर से
थोड़े से गैसेस भी निकलते हैं और इन गैसेस के लिए अंदर पाइप्स डाल दिए जाते हैं. सो देयर आर पाइप्स विच आर प्रेजेंट. यू कैन सी हियर मीथेन गैस पाइप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है. दिस इज़ मीथेन गैस पाइप. तो यहाँ पे पाइप्स डाल दिए जाते हैं जहाँ से आउटलेट है, जहाँ से मीथेन गैस अगर बनती है तो दिस कैन गो आउट. और बाकी के टाइम ये सारा का सारा जो सीवेज है एक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन दिस इज यूज्ड. नाउ इसके बाद आफ्टरवर्ड्स ये पूरा एरिया बाद में ऊपर कंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि ये लैंड फिलिंग साइट्स हैं. बट देर आर सम साइट्स विच आर कंटिन्यूसली यूज्ड अगेन एंड अगेन. जब ये बन जाता है तो इसको निकाल लिया जाता है, इस मैन्योर को. दिस मैन्योर इज टेकन आउट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस पिट इज अगेन रीयूज्ड फॉर रीफिलिंग इट. अगेन हम उसको दोबारा कचरा डालने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं. कभी कभी अगर हमको डिकम्पोजिशन फास्ट करनी है तो मैनी अ टाइम्स ऐसा होता है कि हम इसमें केमिकल्स या फिर एक्स्ट्रा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ डालते हैं एज इनोकुलेंट्स. जैसे दही में आप थोड़ा सा दही बनाने के लिए दूध में थोड़ा दही डालते हैं, इट इज़ एक्टिंग एज इनोकुलेट. वैसे ही यहाँ पर डिकम्पोजिशन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए थोड़ा सा इनोकुलेंट, माइक्रोबियल इनोकुलेंट भी ऐड कर देते हैं ताकि ये मैन्योर बनने का जो फॉर्मेशन है ये थोड़ा सा फास्ट हो जाए. सो ऐसे साइट, ऐसे एरियाज जहाँ पे गार्बेज का डिकम्पोजिशन किया जाता है इन लार्ज पिट्स, दीज आर कॉल्ड एज लैंड फिलिंग साइट्स. सीवेज मैनेजमेंट, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट कि सीवेज एंड मैनेजमेंट शहरों में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है. इट इज़ अ चैलेंजिंग स्टेप फॉर अस कि इस सीवेज को कैसे डिस्पोज किया जाए. विलेजेस में इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है क्योंकि वो डायरेक्टली छोड़ देते हैं, घरों में से पाइपलाइंस भी नहीं होती हैं. जो भी पानी है, जो भी कचरा है घर का, वो सीधा सीधा जो लिक्विड वेस्ट है वो सीधा सीधा मिट्टी में मिल जाता है या वाटर बॉडीज़ में चला जाता है सीधा सीधा, या फिर वो बायोगैस प्लांट में यूज़ कर लेते हैं. प्रॉब्लम आती है सिटीज़ में जहाँ पे सीवेज को प्रॉपरली प्रोसेस्ड करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हमको ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करनी पड़ती है. माइक्रोब्स जो यूज़ करते हैं दे कैन डिकम्पोज और एट द सेम टाइम जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं, इनको भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं. एंड देयर इज रिलीज ऑफ CO2 एंड मीथेन गैस. Phenol oxidizing bacteria decompose xenobiotic chemicals present in the sewage. So there are some specific type of the bacteria which are used to prevent the toxicity of the sewage. So we can add some kind of the bacteria जो ऐसे chemical को destroy कर देते हैं जो harmful chemicals हैं, ताकि वो आगे चल के किसी भी मड में, सॉइल में या क्रॉप्स को ख़राब ना करें अगर वो खेती करने वाले या फिर फार्म लैंड्स में छोड़ दिए जाते हैं. जो स्लज होता है, स्लज धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाता है एंड दैट इज़ एक्टिंग एज मैन्योर. वाटर आफ्टर ट्रीटमेंट इज़ रिलीज्ड इन द फील्ड्स विच इज़ गुड फॉर प्लांट्स एंड एनवायरमेंटली सेफ होता है. बाद में ये वाटर को, ये गंदे पानी को, सीवेज वाटर को आफ्टर ट्रीटमेंट छोड़ दिया जाता है फील्ड एरियाज में, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द क्रॉप्स. क्रॉप हेल्दी रहते हैं एंड दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज़ डन इन अ लार्जर एरिया. तो इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट. दिस ट्रीटमेंट कैन बी प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट. टर्शरी ट्रीटमेंट कब किया जाता है कि सीवेज वाटर को हम ड्रिंकिंग वाटर या किचन यूज़ के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है, इसलिए हम इसके लिए नहीं करते हैं. ज़्यादातर हम प्राइमरी स्टेप करते हैं और सेकेंडरी स्टेप करते हैं, जिसमें पानी को ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रीट करके उसको इस तरह का बना दें ताकि वो एनवायरमेंटल सेफ हो जाए एंड इट इज़ वेरी सेफ फॉर द एनिमल्स, फॉर द प्लांट्स ऑल्सो. Such type of the treatment given to the sewage is called as sewage management. You can see here the picture of
मैनेजिंग द सीवेज, जितना भी गटर से या पानी आता है, गंदा पानी होता है, उस सबको ट्रीट किया जाता है। और इस एरियाज़ में देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे ड्राई हो गया इन एरियाज़ में। एंड ये ड्राई होने के बाद दिस इज़ एक्टिंग एज फर्टिलाइज़र और मैन्योर, जो डायरेक्टली क्रॉप में यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ अ सीवेज प्लांट विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द सीवेज वाटर, गंदे पानी को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है।